हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज की इस वीडियो में हम जेट एयरवेज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बता दूं, जेट एयरवेज कुछ सालों पहले एयरलाइंस में एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी थी और जेट एयरवेज का शेयर अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज पे ट्रेड हुआ करता था। बट आज के टाइम में जेट एयरवेज ऑलमोस्ट बंद सी हो गई है, लेकिन अभी रिसेंटली इस कंपनी को अब दो नए इन्वेस्टर्स ने ओन कर लिया है और यही बात ने कई सारे इन्वेस्टर्स के मन में जेट एयरवेज के रिवाइवल की उम्मीद जगा दी है। लेकिन आज की वीडियो में हम कई सारे कारण समझेंगे कि जेट एयरवेज हीरो से जीरो कैसे बनी और इसके साथ ही नए ओनर्स पे भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहना और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जेट एयरवेज की केस स्टडी जो आज अपन समझने जा रहे हैं वो इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि ऑलमोस्ट हर बिजनेस स्कूल ने अपने करिकुलम में इस केस स्टडी को इनकलकेट कर लिया है। अब इस वीडियो को अपन जेट एयरवेज के ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। तो जेट एयरवेज एक एयरलाइंस की कंपनी है जो मुंबई से स्टार्ट हुई है। इसने अपने ऑपरेशंस 1992 में स्टार्ट करे थे और ग्रेजुअली ये कंपनी 120 एयरक्राफ्ट को ओन करती थी और 1000 से भी ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे इसकी फ्लाइट्स ट्रैवल करती थी। लेकिन इस कंपनी को 17 अप्रैल 2019 के अंदर अपने ऑपरेशन बंद करने पड़े थे कुछ रीजंस के कारण और यही रीजंस अपन आगे इस वीडियो में समझेंगे। बट कंपनी के शटडाउन होने से 20,000 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और 60,000 लोगों की रेवेन्यू इससे इनडायरेक्टली इफेक्ट हुई थी। तो जेट एयरवेज के फेलियर के कारण इंडियन इकोनॉमी पे काफी भारी असर पड़ा है और अब अपन समझेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स के कारण जेट एयरवेज फेल हुई है। तो जेट एयरवेज की हीरो टू जीरो की जर्नी के पीछे कौन कौन से रीजन रहे हैं, चलिए अपन समझते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जेट एयरवेज की कॉस्टली परचेजेस थी। तो कई सारे एविएशन एक्सपर्ट का ये मानना है कि जेट एयरवेज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स 2006 से ही स्टार्ट हो गई थी, जब से उसने एयर सहारा को $500 मिलियन में खरीदा था और वो भी कैश के अंदर। और ये डिसीजन जेट एयरवेज के फाउंडर मिस्टर नरेश गोयल ने लिया था, जबकि उनको काफ़ी सारे प्रोफेशनल भी यही एडवाइस कर रहे थे कि ये डील काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट मे बी उस टाइम मिस्टर नरेश गोयल का कुछ और विजन था इस इन्वेस्टमेंट को लेके, लेकिन उनका जो भी विजन था उस विजन के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर पाए, क्योंकि 2015 के अंदर कंपनी को कैश क्रंच के कारण इस इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करना पड़ा। तो इस पॉइंट से अपन ये समझ सकते हैं कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई, जिसके कारण उनके कई सारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थे वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो गए। तो फ्रेंड्स, इससे एक बात ये सीखने को मिलती है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करो तो प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ करिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिर जेट एयरवेज की सेकंड मिस्टेक ये थी कि उनने अपने कॉम्पिटिटर्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि 2005 एंड 2006 में इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर जैसी कई कंपनियां मार्केट में एंटर हो चुकी थी और स्पेशली ये तीन कंपनीज अपने कस्टमर्स को काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में फ्लाइट की टिकट्स दे रही थी और जेट एयरवेज ने इन कंपनीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया और वो कॉर्पोरेट्स को सर्व कर रहे थे। तो इससे उन्हें लगा कि उनके बिजनेस पे इतना कोई इफेक्ट नहीं आएगा इन कंपनीज का और जेट एयरवेज ने इन तीन कंपनीज के प्राइस कट को इग्नोर कर दिया। लेकिन इस प्राइस कट के कारण इन तीन कंपनीज को काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस मिला और इसके चलते ही जेट एयरवेज का कस्टमर बेस कम होने लग गया। तो जेट एयरवेज को अपने कॉम्पिटिटर्स को सीरियसली लेना चाहिए था। और अब जो थर्ड मिस्टेक है वो है पुअर मैनेजमेंट और मुझे लगता है कि पुअर मैनेजमेंट ही जेट एयरवेज का सबसे बड़ा रीज़न था फेलियर का। काफ़ी सारे एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मिस्टर नरेश गोयल का जो मैनेजमेंट था वो सिंगल मैनेजमेंट टीम का था और वो टीम मिस्टर नरेश गोयल ही हेड करते थे। लेकिन काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि मिस्टर नरेश गोयल को एटलीस्ट 2 टीम रखनी चाहिए थी मैनेजमेंट के लिए और उसमें से एक टीम ऑपरेशंस पे फोकस करती एंड दूसरी बजट एंड फाइनेंस पे। इससे मैनेजमेंट पे ज़्यादा लोड नहीं आता और वो अच्छी तरीके से अपने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस को सुपरवाइज कर पाती। एंड इवन जो मिस्टर नरेश गोयल का मैनेजमेंट करने का तरीका था उसमें डिसीजन मेकिंग तो काफ़ी क्विक थी, लेकिन कंपनी के डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
और कई सारे इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि मिस्टर नरेश गोयल ने काफ़ी सारे गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए थे, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी सारी दिक्कतें आई और कंपनी को काफ़ी सारा लोन भी लेना पड़ा। किसी भी कंपनी को सक्सेसफुली रन करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ये एडवाइस दूंगा, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी के मैनेजमेंट को ज़रूर कंसिडर करना। अब मैं आपको जो रीज़न बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण इस इंडस्ट्री की सारी एयरलाइंस को काफ़ी दिक्कत आई थी, एंड वो है क्रूड ऑयल की प्राइस में फ्लक्चुएशन। ग्लोबली क्रूड ऑयल की प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही थी और प्लस इंडिया एक मेजर इंपोर्टर था क्रूड ऑयल का, और जो डॉलर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, यानी कि जो इंडियन करेंसी थी वो बहुत वीक हो रही थी। इसके कारण जो क्रूड ऑयल कंपनीज इंपोर्ट कर रही थी वो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ रहा था और इसके कारण उनकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। और इस सिचुएशन का इम्पैक्ट भले ही सारी एयरलाइंस कंपनी पे आया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जेट एयरवेज को आई, क्योंकि जेट एयरवेज के पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट था, जिससे उनकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और क्रूड ऑयल की फ्लक्चुएशन के कारण उनकी ऑपरेशन कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। और इतनी कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण कंपनी को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। नाउ नेक्स्ट रीज़न ये है कि पुअर फ्लो ऑफ मनी। तो हर कंपनी को अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए एक अच्छा कैश फ्लो चाहिए होता है, और ये कैश फ्लो या तो कंपनी अपने ऑपरेशन से जनरेट कर रही हो या फिर वो किसी बड़े इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जेट एयरवेज के केस में कंपनी का मैनेजमेंट बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाया था उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी के पुअर मैनेजमेंट के कारण काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगी, तो इसकी वजह से कंपनी को नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल पाए, और जब कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल पाए तो पुअर कैश फ्लो के कारण कंपनी को अपने आप को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई, और इसके कारण ही कंपनी को काफ़ी ज़्यादा उधार पे उधार लेना पड़ा, और देखते ही देखते कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा डेट क्रिएट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है कि जेट एयरवेज के फेलियर का कारण है, एंड देयर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटीज़ कि और भी कई रीज़न्स होंगे जेट एयरवेज के फेलियर के। अगर आपको और कोई रीज़न पता हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब ये इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। तो कंपनी ने इस फेलियर के बाद क्या करा? कंपनी ने इस फेलियर से फाइट करने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी में कई सारी डील्स ऑफर करी। कंपनी ने 2018 में टाटा को भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑफर करा था, लेकिन कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेट होने के कारण टाटा ने इस इन्वेस्टमेंट डील को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर जेट एयरवेज ने एथियाद एयरवेज को, जो कि ऑलरेडी 24% स्टेक होल्ड करती थी जेट एयरवेज के अंदर, उसे जेट एयरवेज के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऑफर किया, बट एथियाद ने भी ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अब इस कंपनी को दो नए ओनर्स मिल चुके हैं, वो है कार्ल रॉक कैपिटल एंड मुरारी लाल जलन। और मैं आपको बता दूं, कार्ल रॉक कैपिटल एक लंदन बेस्ड कंपनी है एंड मिस्टर मुरारी लाल जलन यूएई के एक बिजनेसमैन हैं, और अभी ये कंपनी के अंदर 10 बिलियन रुपीस का वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे फॉर द रिवाइवल ऑफ द एयरलाइन कंपनी। और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जेट एयरवेज के लिए, एंड ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके लिए जेट एयरवेज का हर एक इन्वेस्टर इंतज़ार कर रहा था कि ये न्यूज़ आए कंपनी के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सो देन डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू।